नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। कुछ दिनों पहले मैंने वैकल्पिक विषय से संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत से नए अभ्यर्थियों का प्रश्न आया कि सर हमें फिर वैकल्पिक विषय कौन सा लेना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्राइटेरिया बताया है कि आपका वैकल्पिक विषय अगर आपकी तैयारी को सफलता के स्तर तक पहुंचा सकता है तो वही वैकल्पिक विषय आपका सबसे अच्छा साथी सिद्ध होगा। अगर आपका वैकल्पिक विषय आपकी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो वो आपके लिए साथी नहीं बल्कि एक रोड़ा बनकर इस तैयारी के दौरान साबित होगा। तो हमें वैकल्पिक विषय वही लेना चाहिए जो मेधा सूची में, जो अंतिम सूची में हमें स्थान दिला सके। अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य एज अ वैकल्पिक विषय आपके लिए कैसा होने वाला है, कौन कौन से लोग इसे ले सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य लेना क्यों चाहिए। सबसे पहले वही क्राइटेरिया कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का सबसे अधिक चयन इस विषय से हुआ है। आप पिछले सालों के रिजल्ट उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी किस विषय से सबसे अधिक चयन पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही उत्तर मिलेगा कि हिंदी साहित्य, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम के वैकल्पिक विषयों के अंकों के साथ साम्यता रखता है हिंदी साहित्य। जैसे पिछले वर्ष में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सबसे ज्यादा नंबर पाया था, 343 नंबर। ठीक है, तो उड़ती उड़ती खबर आई कि 310 नंबर हिंदी साहित्य में गए हैं। लेकिन मैं जो ऑफिशियल आपको बताता हूं, हाईएस्ट गया था 282 नंबर। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो रैंक 6 है वो पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश माध्यम में लिया था और उनके 240 और 250 के बीच में अंक थे। तो हिंदी साहित्य आपको 282 नंबर दे रहा है। क्यों? आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, 400 नंबर लाना मेंस के पेपर में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसे वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए कि हम वहां कुछ एज हासिल कर सकें। तो हिंदी साहित्य आपके लिए इस मामले में सबसे अच्छा साहित्य हो सकता है। उसके बाद रोचक है, आसान विषय है। रोचक क्यों भाई? आप हमेशा से बचपन से दादा दादी से, नाना नानी से कहानी सुनते चले आ रहे हैं। इसमें भी आपको वही कहानियां पढ़नी है। ठीक है, कविताएं हैं, प्रेम है। ठीक है, जीवन में प्रेम होगा, जीवन में कविताएं होंगी, जीवन में संगीत होगा, जीवन में राग होगा, जीवन में विराग होगा, तभी तो आपका जीवन जीवन होगा। अन्यथा आप एक मशीन नहीं हो जाएंगे। तो साहित्य आपको व्यवहारिक ज्ञान तो देता ही देता है, दूसरा नंबर भी दिलाता है, रोचक भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने उपन्यास लिया, ठीक है, आप ट्रेन में सफर करते चले आ रहे हैं या कहीं सफर करते चले जा रहे हैं। आप सुबह वॉकिंग के लिए निकल गए, ठीक है, जॉगिंग के लिए निकल गए, तो क्या करना है? एक डायरी ले लेनी है या कोई उपन्यास ले लेना है। पार्क में गए, बढ़िया बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस भी तैयार हो रहा है और आपको रोचक ज्ञान भी मिल रहा है। तो हिंदी साहित्य इन सब मामलों में बहुत ही सटीक है। दूसरा, हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, हमें बार बार करंट से अपडेट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कोई रचनाकार जो आपके सिलेबस में है, अगर उसका देहांत हो जाता है तो एक तरीके से उस पर प्रश्न आउट मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कृष्णा सोबती का देहांत हुआ था तो कृष्णा सोबती पर प्रश्न यूपीएससी ने जरूर पूछा था वैकल्पिक विषय में। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हमें हिंदी साहित्य क्यों लेना चाहिए। अब हिंदी साहित्य ले कौन सकता है? अगर इस प्रश्न का जवाब मुझे देना हो तो मैं सिर्फ एक शब्द में कहना चाहूंगा कि हर कोई अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो चाहे वो अंग्रेजी माध्यम से हो, हिंदी साहित्य ले सकता है। ठीक है, हिंदी साहित्य किसी भी माध्यम के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि एक रोचक विषय है, समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सिलेबस स्टैटिक है, हमें बार बार करंट से अपडेट नहीं करना पड़ता, हमें इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी अन्य विषयों में आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको यह बताया कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी हां, ले सकते हैं। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि हिंदी माध्यम में सबसे अधिक अंक अभी तक 344 आए हैं। 344। ठीक है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से 344 अंक हिंदी माध्यम में सबसे अधिक आए हैं किसी भी ऑप्शनल में। और वो ऑप्शनल क्या था? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में 344 अंक सबसे अधिक आए हैं। और हैरानी इस बात की है कि 344 अंक लाने वाले प्रदीप द्विवेदी जी अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी इसको ले सकते हैं, अपितु अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी भी ले सकते हैं। बस उनको रोचकता होनी चाहिए कविता पढ़ने में, गजल पढ़ने में, नज्म पढ़ने में, शायरी सुनाने में, ठीक है, गीत में, संगीत में। तो जब आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में है तो हिंदी साहित्य से अच्छा फिर ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं ना, हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से स्ट्रेस रिलीज करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मन बहलाने का मन है, रोचक मनोरंजन करने का मन है, स्वस्थ मनोरंजन करने का मन है, आपने कहानी उठा लिया, आपने उपन्यास उठा लिया। दूसरा, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। समाज में जब आप प्रशासक के तौर पर जाएंगे तो आपका व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
व्यवहारिक ज्ञान का आशय क्या है? किताबी ज्ञान नहीं, मतलब आप दूसरे को समझ सकते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी मैच्योर है, ठीक है, आप चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन की क्षमता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, ये सब आप साहित्य से डेवलप कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप जानते हैं कि किसानों की आत्महत्या लगातार हमारे देश में कितनी अधिक होती है, तो ये कोई जीएस का फैक्ट नहीं है, लेकिन जब आप गोदान पढ़ेंगे, मुंशी जी द्वारा लिखित गोदान पढ़ेंगे, तो आपको पूरा एक दिमाग में खाका समझ में आ जाएगा कि किसान की समस्या सिर्फ ऋण से बोझ के दबने की समस्या नहीं है, उसको ऋण से बोझ के दबने की समस्या होती है। उसकी फसल पहले से ही बिक जाती है, ठीक है, क्योंकि ऋण का बोझ और ब्याज इतना बढ़ जाता है कि जो साहूकार हैं पहले ही उसकी फसल खरीद लेते हैं। उसके बाद उसको अपनी बेटियों को मजबूरी में अपने से बड़ी उम्र में शादी करनी पड़ती है, या दहेज के चक्कर में सही से शादी नहीं कर पाते हैं। ये सब समस्याएं आकर एक रूप आपको प्रदान करती हैं कि सिर्फ ऋण की समस्या या फसल बर्बादी की समस्या ही किसान की समस्या नहीं है, अपितु इन सब के अतिरिक्त किसान की समस्या यह भी है कि उसे अपने परिवार को ठीक से पालना नहीं हो पाता है। तो ये सारी जब आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, तो आपको जो वैचारिक समझ है और चीजों को जो इंटरप्रिटेशन की क्षमता है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके भीतर डेवलप होगी। तो हिंदी साहित्य हर कोई अभ्यर्थी ले सकता है जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो सोक्रेटिस ने कहा है कि आप एक मृतशैया पर लेटे हुए व्यक्ति हैं। अगर आप किसी चीज को क्रिटिकली एवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सही से समझ नहीं पाते हैं, सही से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हैं? उसके पश्चात मैं हिंदी साहित्य के फायदे और नुकसान की बात करूं, तो ये विषय, मैं सीधा कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, ये विषय आपको मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आते हैं GS 1, 2, 3, 4, उसमें आपको सहायक नहीं होगा, लेकिन निबंध के पेपर में ये सहायक होता है। जो दर्शन से संबंधित निबंध होते हैं वो लिखने को आते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो अभ्यर्थी है, उसके पास खूब सारी कविताओं का एक तरीके से भंडार होता है, ठीक है, खूब सारी कविताओं का भंडार होता है, अच्छे अच्छे कोटेशन का भंडार हो जाता है। तो ऋण की समस्या आएगी तो गोदान से कोट कर सकता है, गोदान का कोई एनेक्डोट ले सकता है, ठीक है, मतलब फार्म डिस्ट्रेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो गोदान से एनेक्डोट उठा सकता है। जो कहते हैं ना कि विषय के अतिरिक्त सोचने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए, तो हिंदी साहित्य आपके भीतर डेवलप करता है। तो ये जो अतिरिक्त सोचने की क्षमता है, ये आपको निबंध में काम आएगी, फिलोसफिकल एस्से में लिखने में काम आएगी। इवन जब आप पहले वाले एस्से, जो पहले खंड में आता है, जिसमें जीएस टाइप के एस्से होते हैं, उसमें भी आप यहां कुछ ना कुछ फायदा ले सकते हैं, कोई ना कोई कविता लिखकर, कोई ना कोई कोटेशन लिखकर, ठीक है। सबसे मुख्य बात यही होनी चाहिए आपके दिमाग में कि आपका वैकल्पिक विषय आपको मेधा सूची में स्थान दिला सकता है अथवा नहीं। तो हिंदी साहित्य आपको मेधा सूची में स्थान दिला सकता है। सिर्फ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को ही नहीं, अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी इसने स्थान दिलाया है। आप पिछले वर्षों से तुलना कर सकते हैं। उसके बाद आसानी से तैयार हो जाने वाला विषय, मैंने आपको बताया ना कि करंट से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, करंट से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। और एक दायरे के भीतर जितने प्रश्न बन सकते हैं, उनके उत्तर आपके पास रेडी होंगे, पॉइंटर्स आपके पास रेडी होंगे। बस आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे अपने लेखन कौशल को, अपने हिंदी शब्द शैली में सुधार करना है, ठीक है। त्रुटि नहीं करना है लिखते समय। देखिए, त्रुटियां बहुत आवश्यक हैं कि आप ना करें हिंदी साहित्य में। देखिए, जीवन आपका इतना बड़ा है, हमारे पूर्वज या हमारे जो महासंगीतकार मोहम्मद रफी हो गए, किशोर कुमार हो गए, 18-18, 19-19 भाषाओं में गाने गा लेते थे, और हम लगभग 70 साल के टाइम स्पेन में एक भाषा नहीं सही से सीख पाते हैं। तो कम से कम हमें एक भाषा पर तो सही से पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। एक भाषा पर कम से कम पकड़ रखिए। तो जो भाषा पे पकड़ रखिए उसमें त्रुटि तो ना करिए लिखते समय। तो त्रुटि नहीं करेंगे उतना ही अच्छा आपको अंक मिलेगा। जहां त्रुटि कर लेंगे, आपको क्या करना है, सुलेख लिखना है। एक पेज डेली सुलेख लिखिए, ठीक है। सुधार करवाइए, किसी से चेक करवाइए, कहाँ स्पेलिंग हुई है वहां मिस्टेक जो है वहां सही करवाइए, अपने रूम पार्टनर से, या कोई किताब को देखकर ही एक पैरा ले लीजिए, उसको लिखिए देखकर। तो ऐसे धीरे धीरे आप त्रुटियों को मिटा पाएंगे, और जब त्रुटियों का समाधान आप कर लेंगे तो हिंदी साहित्य में आपको जरूर से जरूर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ओनली आईएएस प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का संपूर्ण पैकेज, जिसमें आपको हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। कोर्स के फीचर्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया। सटीक तैयारी और सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी होगी, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, टू दी पॉइंट। इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी है, हमको जल्द से जल्द इस विषय को तैयार करना है। यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में भी उपयोगी होगा। जैसे आप देखेंगे ना, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, इसके सिलेबस यूपीएससी के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से लगभग 80 से 90% तक मैच करते हैं। तो आप जब ये तैयार कर लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 रचनाएं एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। बाकी आपको उन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी आपको। सप्ताह के अंत में उत्तर लेखन होगी और उस पर चर्चा होगी कि आप उत्तर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, प्रस्तावना कैसे लिखनी है उत्तर की। उसके पश्चात अगर आपके भीतर कोई डाउट आता है, रिलेवेंट डाउट आता है, तो उसके लिए हमारी टीम 24/7 आपके लिए उपलब्ध है। उसके पश्चात टेस्ट सीरीज की भी सुविधा यहां आपको दी जाएगी और अन्य प्रश्नों पर भी सटीक चर्चा की जाएगी कि किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ताकि आपके पास प्रश्नों का एक जखीरा हो जाए, आपके पास पॉइंटर्स का एक जखीरा हो जाए, बस उन पॉइंटर्स को जोड़कर आपको उत्तर लिखकर चले आना है। उसके बाद डाउट सेशन की भी सुविधा है आपको। एक्सपर्ट टीम के द्वारा कॉपी जांच और उत्तर की फॉर्मेटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोचक तरीके से और जीवन के अनुभवों से जोड़कर साहित्य पर चर्चा की जाएगी। यहां कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि रोचक तरीके से और जीवन के निजी अनुभवों से जोड़कर साहित्य पर चर्चा की जाएगी। देखिए, साहित्य एक सामाजिक वस्तु है, ठीक है। जो समाज में जैसा कुछ चल रहा होता है वैसा साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, वैसा साहित्य में हमें दिखता है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कहा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, अर्थात जनता के चित्त के भीतर, जनता के मन के भीतर जो भावनाएं उछल रही हैं वही तो साहित्य में दिखती हैं। तो साहित्य समाज से जोड़कर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं साहित्य कठिन लग सकता है। तो यहां रोचक तरीके से और जीवन के अनुभवों से जोड़कर साहित्य पर चर्चा की जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि आपके लिए यह कोर्स पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। एक बार इसके शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। देखिए, हम लोग कहानी से शुरू करेंगे। कहानी से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे रोचक होता है कहानी। भाषा खंड पे जब आप जाएंगे तो वहां आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेस मजबूत करते चलेंगे, कहानी से चलेंगे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं पेपर 1 में 2 खंड होते हैं और पेपर 2 में 2 खंड होते हैं। तो पेपर फर्स्ट का प्रश्न पत्र पहले का पहला खंड तो भाषा खंड से संबंधित है, हम वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो पेपर फर्स्ट का दूसरा खंड है वो थ्योरी से संबंधित है, उसमें कुछ प्रमुख कवियों के नाम हैं। उसके बाद आप पेपर 2 में जब जाएंगे तो उन्हीं प्रमुख रचनाकारों से संबंधित उनकी रचनाएं हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद पेपर फर्स्ट में है और गोदान उनका उपन्यास पेपर सेकंड में है। तो जैसे जब हम मुंशी प्रेमचंद पर आएंगे तो उसके बाद उनका गोदान हम पेपर 2 से पढ़ लेंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम इस विषय की संपूर्ण तैयारी करेंगे। देखिए, हम लोग टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक पर विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। क्लासेस बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी। जो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की क्लासेस होंगी वो एक तरीके से 2, ढाई, 3 घंटे का सार होंगी। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्लास मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग साहित्य क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले साहित्य को समझेंगे, अपना बेस बनाएंगे, साहित्य कितने तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी कहानी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा कहानी में क्या किया। उसके बाद तुरंत पेपर फर्स्ट का हम लोगों का मुंशी प्रेमचंद जी का टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद पेपर 2 में मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये पुस्तक आप में लगी हुई हैं, तो उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। उससे संबंधित जो प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहानी के कितने स्वरूप हैं, प्रगतिवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, नई कहानी किसे कहते हैं, ठीक है, साठोत्तरी कहानी क्या है। उसके बाद आपके कहानी में एक और पुस्तक लगी हुई है एक दुनिया समानांतर, उस पर चर्चा करेंगे। तो विस्तृत अध्ययन होने वाला है आपका। उसके बाद हम लोग पिछले वर्षों में जो उस कहानी से पूछे गए प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कैसा कैसा उत्तर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, कौन कौन से बिंदु इसमें इंक्लूड किए जा सकते थे, कौन कौन से बिंदु इंक्लूड नहीं किए जा सकते थे। उसके बाद हम लोग उपन्यास को समझेंगे, प्रेमचंद का उपन्यास में क्या योगदान था, ठीक है। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण रचनाओं को अधिक से अधिक समय देंगे। जो रचनाएं आपके लिए कम महत्वपूर्ण हैं या छोटी हैं उनको कम से कम समय देंगे। इसे कहते हैं सटीक तैयारी करना, ठीक है। महाभोज आपके लिए छोटा है, अब उसमें आप कम से कम 10 क्लासेस करें या 10 दिन लगाएं तो ये सुटेबल नहीं है। 3 दिन में आप महाभोज खत्म करेंगे। उसके बाद दिव्या है, बहुत शानदार उपन्यास है। उसके बाद गोदान सबसे बड़ा उपन्यास है, इसमें हम लोग ज्यादा समय लगाएंगे। महिला अंचल पे हम लोग समय देने वाले हैं। ये सभी उपन्यास 4 उपन्यास आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद हम लोग नाटक में चले आएंगे। सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद हम लोग नाटक खत्म करेंगे। और उसके बाद नाटक हमारे 3 हैं, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत ही शानदार नाटक है, बहुत ही अद्भुत नाटक है। उसको पढ़ के आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्कंदगुप्त थोड़ी कठिन रचना है, जयशंकर प्रसाद क्लिष्ट रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, कठिन रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग इस पर 6 क्लासेस कर रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं ताकि कोई भी तरीके का प्रश्न इससे अछूता ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे कैसे लिखा गया, उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां आई, ठीक है। नाथ साहित्य क्या होता है। उसके बाद हम लोग आदिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है, आधुनिक काल क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, मध्यकालीन कविता के कौन कौन से कवि आप में लगे हुए हैं, जैसे सूर, तुलसी, बिहारी, कबीर, ये सब लगे हुए हैं। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद तुरंत पेपर 2 में कूदेंगे। कूदने के बाद तुरंत हम लोग कबीर को पढ़ेंगे, उसके बाद सूर को पढ़ लेंगे, तुलसी को पढ़ लेंगे, बिहारी को पढ़ लेंगे, जायसी को पढ़ लेंगे। तो ऐसे हम लोगों का इंटीग्रेटेड अप्रोच में सारी तैयारी होने वाली है। उसके बाद हम लोग भाषा खंड पर विशेष फोकस करेंगे। भाषा खंड की कम से कम आपको 15 से 20 सेशन आपको मिलेंगे।
भाषा खंड पर कम से कम आपको 15 से 20 सेशन मिलेंगे। और भाषा खंड में नंबर्स लाना बहुत आसान है। भाषा खंड में नंबर्स लाना बहुत आसान है। बस ये बोरिंग क्यों लगता है? बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स रखने पड़ेंगे। देखिए, अन्य वैकल्पिक विषयों की तुलना में इसमें आपको कम ही रटना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस रोचक तरीके से आपको बताया जाएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे ताकि आपके मन मस्तिष्क में रच बस जाएगा। तो भाषा खंड हम लोग 15 से 20 सेशन में, जबकि ये पूरा एक आधा खंड है, लेकिन इस तरह से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्लस सटीक तैयारी ऐसा करेंगे जिससे 15 से 20 कक्षाओं में आपका ये भाषा खंड संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कारक क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है, पुरानी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब इस पे क्या करेंगे, 5 से 10 पॉइंट हम लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या 5 से 6 पॉइंट्स आपको वहां लिखने हैं परीक्षा हॉल में। तो आपको जो पॉइंट्स मुख्य मुख्य हों वो बता देंगे कि आपको पहले ये लिखना होगा, उसके बाद ये लिखना होगा, उसके बाद ये लिखना होगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग बना लेंगे और ये फॉर्मेट आपको जाके छाप देना है। बिल्कुल सीधे प्रश्न आते हैं भाषा खंड से, तो बिल्कुल उसे बोरिंग मत कहिए, आपको सबसे अच्छा अंक यही दिला सकता है। तो जिसने इस पे मेहनत की उसने सबसे अच्छा अंक गेन किया हिंदी साहित्य में। तो ये जो संपूर्ण शेड्यूल है आपके समय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ओनली आईज का प्लेटफॉर्म हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए इस कोर्स की फीस सिर्फ 10,000 रुपए रखा है प्लस जीएसटी, अर्थात आपको 11,800 रुपए में एक वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल क्रोम खोलना है, चाहे वो लैपटॉप में खोलिए चाहे मोबाइल में खोलिए, उसमें आप onlyias.in सर्च करना है। उसके बाद कोर्सेस में जाकर आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आप इसे परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।